वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑल द न्यू वीडियोस। हम आज के वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है। देखिए, हमने पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी किया था, जिसके अंदर हमने 3 सेक्टर्स किए थे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर के साथ हमने उसका दूसरा नाम दिया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, भी इसको कहा जाता है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं, आपको वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं, चीनी से लेकर बिस्किट तक, कपड़े, सुई, धागा, जो भी कुछ चाहिए होता है आपको, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट। कुछ बहुत बड़ी चीजें भी होती हैं, लाइक यूटेंसिल्स भी आप ले सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक भी मिलते हैं, क्लोथ, सब कुछ मतलब अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ये चीजें कैसे बनती हैं? ये चीजें कैसे बनती है? इंडस्ट्रीज के अंदर बनती हैं। बहुत सी चीजें ऐसे भी होती हैं, अगर आप टूल्स की बात करें, घरों में भी कई बार कई चीज टूल एज ए टूल यूज होती हैं, या फार्मिंग की बात करें तो वहां पे भी टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे बनती हैं ये चीजें? इंडस्ट्रीज में बनती हैं, जहां पर मशीन्स को एस्टेब्लिश किया जाता है और रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ न कुछ फिनिश्ड गुड उससे बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज 2 तरह की हो सकती हैं, स्मॉल स्केल भी हो सकती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। तो जो भारी बड़े सामान है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे किया जाता है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे स्मॉल स्केल पे और छोटे सामान क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो व्हाट इज इन रियल सेंस मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग of production of goods in large quantities after processing from raw materials। कच्चे सामान का प्रोसेस करके मशीनरी के थ्रू और उसको फिनिश्ड लार्ज क्वांटिटीज में, फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस कर देना टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल की भी वैल्यू होती है, लेकिन जब उसको प्रोसेसिंग किया जाता है मशीन्स के थ्रू इंडस्ट्रीज में, तो उसकी वैल्यू और क्या हो जाती है, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण कहा जाता है। दोबारा से बनाना, रॉ मटेरियल था ऑलरेडी बना हुआ था, उसको प्रोसेस करके विनिर्माण किया गया। ठीक है, जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन से क्या बनाई जाती है? शुगर बनाई जाती है। हमने एग्जाम्पल लिया था जो इंडस्ट्रीज वाला, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स जब हमने कवर किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो हमने इस चीज को बड़े ही डिटेल में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन। क्या कहता है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप्ड हैं। ऐसा क्यों है, किस वजह से है? देखिए, क्लियर करते हैं इसको यहाँ पे कि क्या क्या रीजन है। इस चैप्टर के अंदर से 1 मार्क क्वेश्चन रेयरली ही आता है, आज तक मैंने नहीं मतलब देखा है कि आया है। तो आप बस थ्रू आउट करेंगे तो वो चीजें माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। अगर एक आध इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है तो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट यही था कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो ये 1 मार्क में एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है इस चैप्टर के अंदर से। 5 मार्क्स में मेनली क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ से 5 मार्क क्वेश्चन रेज होता है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। हमने क्या देखा था कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारी कंट्री जीडीपी को तो सपोर्ट करती ही करती है, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से क्या हमने देखा था कि डिस्गस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट था उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं छिपी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बर्डन रिड्यूस हो जाता है,
कैसे? नॉट ओनली मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, अब देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर इनपुट्स बनाए जाते हैं, मशीनरी बनाई जाती है, ट्रैक्टर, टूल्स और भी बहुत सी चीजें होते हैं, मशीन्स कंबाइन होती हैं, तो मॉडर्नाइज होता है, इससे एग्रीकल्चर को मॉडर्न इनपुट्स मिलते हैं। और ये क्या है? बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्या है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी? एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज के अंदर मॉडर्न इनपुट्स बनाए जाते हैं जिससे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होती है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है। तो उसको क्या मिलता है? इन सब चीजों से सपोर्ट मिलता है, उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है तो अच्छी होती है। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है। रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, किस तरीके से कि जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस सामान को बनाने के लिए कि लोगों को क्या दिया जाता है? रोजगार, और वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही है वो? रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर, लोगों की प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है। सेकंड क्या कहती है? प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी गरीबी के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्री कंडीशन है, ये एक पहली सोची समझी सिचुएशन है, उसको खत्म करने के लिए। इरेडिक्शन मीन्स उसका नाश कर देना, किस चीज का? अनएम्प्लॉयमेंट का और पॉवर्टी का। किस तरीके से कर रहा है? फ्रॉम आवर कंट्री, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि वो क्या कर रही है? बर्डन लेस कर रही है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, जो एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी है, तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है मीन्स लोगों को इनकम मिल रही है, और इनकम मिल रही है मीन्स पॉवर्टी खत्म हो रही है। ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं? वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। अब वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि कीमती विदेशों से चीजों को लेना। जो प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, उस सामान को अपने डोमेस्टिक यूज के लिए रखने के बाद मोस्ट ऑफ द गुड्स क्या किए जाते हैं? एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जब गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? हमारी कंट्री के अंदर आ रही है। ठीक है। और जब हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है, वहां से कुछ अच्छे गुड्स की भी हमें मार्केट मिलती है जो कि हम अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है? वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज होता है मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस और व्यापार को ये बढ़ाते हैं, एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और बदले में क्या आता है? कई बार सामान भी आता है और करेंसी भी आती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ये सारे काम भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैव हायर वैल्यू। हायर वैल्यू कैसे? मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि रॉ मटेरियल की वैल्यू होती है, बेशक होती है, बट उसको जब फिनिश गुड में तैयार किया जाता है, उसकी क्वालिटी और उसकी वी कैन से रिक्वायरमेंट सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे हमने एक बिस्किट वाला एग्जांपल लिया था पीछे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर के अंदर, कि उसके अंदर मीडिएटर थिंग्स का भी वैल्यू इंक्लूड कर दी जाती है, और बिस्किट का पैकेट एक लास्ट में 10 से 15 रुपए में जाके बिकता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। 2-2 रुपए की चीजें मान लो सामान डाला गया थी अमाउंट का एक बिस्किट के पैकेट के लिए, कुल लागत उसके ऊपर 10 रुपए की आई, लेकिन बिस्किट कितने में बेचा जा रहा है? सॉरी 15 रुपीज में। तो क्या हो रही है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस, कि जो भी कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकती हैं, मीन्स उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा हैं, तो उनकी उस रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज्ड वैल्यू किस चीज की पहचान है? प्रोस्पेरिटी की, उन्नति की पहचान है। मीन्स वहां की कंट्री की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो सामान को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट से क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। अब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी उसने प्रोवाइड की थी कि इरेडिक्शन कर रही है, मीन्स पॉसिबिलिटीज बढ़ाती है नाश करने के लिए गरीबी का और बेरोजगारी का, और यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली। कैसे? कि स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स, दोनों ही तरीके के मजदूरों को या लोगों को ये काम प्रोवाइड करती है। हाईली स्किल्ड भी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, और अनस्किल्ड पर्सन का भी वहां पर काम होता है। इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज
in increasing and diversifying its manufacturing industries as क्विकली एज पॉसिबल, कि भारत को जितनी ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो लगा सकता है उतनी ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी की तरफ इंडिया क्या करेगा, बढ़ेगा। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही वैल्यूएबल हैं और ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट्स को याद रखिए और इलेबोरेशन कर दीजिए। पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडियन इकोनॉमी। टिल देन कीप वॉचिंग।